इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज अपने करें योग और रहें निरोग इस एपिसोड में अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए योग में षटकर्म का क्या महत्व है और हम षटकर्म योग में क्यों करें, इस पर पिछले एपिसोड में हमारे स्टूडियो में योग चिकित्सक श्री चंद्रशेखर तिवारी जी ने कुछ प्रकाश डाला था, लेकिन चूंकि ये विषय इतना बड़ा है कि वो पूर्ण नहीं हो पाया था, तो हम चाहते हैं तिवारी जी कि इस विषय को जहाँ से रुक गया था वहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा। और संयोग से आज हमारे साथ स्टूडियो में योगाचार्य मोनू तिवारी जी भी हैं। योग के बारे में विविध जानकारियाँ इन्होंने अभी तक हमारे पिछले एपिसोड में दे चुकी हैं, तो आज हम इनसे भी जानेंगे, इस षटकर्म पर कुछ इनके विचार भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि तिवारी जी, आप उस षटकर्म में सबसे पहले तो आपने बताया था कि स्वस्थ होना क्या होता है, और स्वस्थ होने की पूरी परिभाषा भी आपने बताया था कि सारे दोषों से मुक्त हो, अग्नि की जो प्रक्रियाएं हैं बॉडी की वो सही हो, धातुएं सब अपने सही संतुलन अवस्था में हो और मन प्रसन्न हो। इस तरह की आपने ये चीज़ें उस बार चर्चा में बताया था और बहुत सारे लोगों ने इसको बड़ा अच्छे ढंग से लिया था और बड़े प्रसन्न हुए थे कि योग की यह जो गहराई वाली बातें हैं सब लोग नहीं बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पे और जो चर्चा में छूट गया था उसको आप आगे बढ़ा चाहिए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पिछले एपिसोड में तकनीकी कारण के कारण जो है एक चीज़ रह गई थी, जिस चीज़ पे हम चर्चा कर रहे थे वो था हमारा शंख प्रक्षालन, है ना। शंख प्रक्षालन भी एक शोधन क्रिया ही है। तो वो टॉपिक थोड़ा सा रह गया था और फिर बाद में कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करते हुए बोला कि सर वो बात तो अधूरी देगी, आपने एक जिज्ञासा बना के छोड़ दिया, तो आखिर शंख प्रक्षालन क्या है। ठीक है, तो जैसा लोगों ने नॉर्मली शंख तो देखा है ना, लेकिन उसी के भांति, शंख के भांति हमारे शरीर के अंदर जो आंतें हैं, हमारी जो बड़ी आंतें, उसको शंख के रूप में माना गया। और प्रक्षालन का मतलब होता है धोना। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारी बड़ी आंत को धोने की प्रक्रिया। हाँ, तो ये जो प्रक्रिया है बड़ी साइंटिफिक प्रक्रिया और बड़ी आनंदमय प्रक्रिया है ना। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज का व्यक्ति जो है उसे मालूम भी नहीं है कि वो कब्ज का शिकार है। लोगों को क्या लगता है कि हम सुबह फ्रेश होने चले गए, इसका मतलब हमारा पेट साफ है ना, लेकिन वो पेट उनका पार्शियली साफ रहता है। और होता क्या है, ये मल धीरे 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 शरीर के अंदर इकट्ठा होता रहता है। और मैक्सिमम लोग, अगर 100 लोगों को अगर आप जांचेंगे तो 100 में से 90 लोग जो है वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार है। इसमें कहा भी गया है कि कॉन्स्टिपेशन कई बीमारियों को जन्म देता है। कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ 72 डिजीज, ऐसा बोला गया है। तो वास्तव में कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे दूर करेंगे, तो आपके शंख प्रक्षालन। तो अभी इसका मैं आपको बता दूं कि किसको जरूरत है शंख प्रक्षालन की। देखिए, हर व्यक्ति सुबह शौच जाता है, जैसे शौच गया है उसके पॉट पे जो भी उसका जो चीजें है, जैसे ही वो फ्लश करता है, क्या पूरी एक साथ साफ हो जाती है ना। बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि लोगों को बहुत प्रेशर से पानी डालना पड़ता है या 2-3 बार फ्लश करना पड़ता है, तब जाके उनका पॉट थोड़ा सा क्लीन होता है। मतलब आप सोचिए कि जो चीज़, जो मल आपका पॉट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी आंतों को कैसे छोड़ता होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अब आंतों का काम क्या है। आंतों का काम ये है कि आंतों के माध्यम से आपके जो मल के अंदर भी कुछ खास चीज़ें रह गई है, उनका भी ऑब्जॉर्प्शन होता है। और जब आंतों पे कोई लेयर जम गई है, इसका मतलब क्या है, अब वो ट्रांसफर बंद हो जाएगा। बिल्कुल, अगर किसी के बीच में कुछ चीज आ गई है, नहीं हो पाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। दूसरा क्या है, आंतों के अंदर आकुंचन और संकुचन होता है। मतलब इधर से आंत प्रेस होती है, इधर की खुलती है, इधर इस तरीके से। अब मल जितनी आंतें आपकी क्लीन होगी, उतना ही आकुंचन की प्रोसेस जो है सही होगी और आपका मल जो है जिस निर्धारित समय में बाहर निकल जाएगा। अब इस प्रोसेस में करना क्या रहता है, इस प्रोसेस में जो है 5 आसन रहते हैं। ठीक है, 5 आसन, उसकी 8-8 स्टेप्स आपको दोहरानी पड़ती है। लेकिन आसन भी आपको डायरेक्ट नहीं करना। आसन करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको पानी पीना पड़ता है।
ठीक है। अब इसकी भी पूरी पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। जी। मैडम चाहे तो थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस प्रोसेस में कि किस तरीके हम से यही प्रोसेस चाहते की हैं जाती है। कि वो जो प्रोसेस होती है मैडम, हाँ, हाँ। उसको कैसे की पानी जाए? पानी इसका हल्का गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा जी। गर्म नहीं। जी। उसमें नमक डालते हैं, जी। चाहे तो अच्छा टेस्ट के लिए नींबू भी डाल सकते हैं। अच्छा। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वह नमक हाँ, नमक को वो थोड़ा बगैर कम नमक का करें। ही पानी पीते हैं, वो डाल के पी सकते हैं। और इसमें 5 आसनें करनी रहती हैं, जी। जिनकी 8 आवृत्तियाँ करते हैं। 5 आसनों की। 5 आसन। ताड़ासन, क्रियक 8 आवृत्तियां मतलब कि ऐसे एक जैसे कि ताड़ासन है, एक आसन उस- को 8 हाँ, बार। पहले पानी पिएंगे, जी। 2 गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद ताड़ासन को 8 बार करेंगे। जी। ताड़ासन की 8 बार 8 आवृत्ति 8 बार करेंगे। ही आप। फिर त्रियक ताड़ासन है ना, भुजंग आसन है। इस जी। तरह से ये 5 आसनें रहती हैं, इनकी 8 आवृत्तियाँ की जी। जाती हैं। बहुत अच्छी प्रोसेस है, इसमें पूरा पेट की, उदर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो और इसमें सबसे बड़ी जी। बात यह है कि सर ये क्रिया जो है ना, शुरू में तो आपको करने के लिए कोई समूह का ढूंढना चाहिए। जैसे हम साल भर में 2 बार इसको कराते हैं। जब जब ऋतु परिवर्तन होता है ना, तब 2 बार इस प्रक्रिया को कराते हैं। इस प्रक्रिया में ये है कि जब समूह में रहता है ना, तो आपको कोई पानी प्रोवाइड करा देगा, जी। ठीक है। बार बार ये करना, ये ना थकाने वाली प्रोसेस है ना, मोटिवेशन लगता है ना। फिर क्या होता है कि जैसे ही आपने 2 गिलास पानी पिया, उकड़ू बैठना पड़ता है, घुटने के बल पे बैठना पड़ता है। 2 गिलास पानी पिएंगे, 5 आसन जिसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, ये तीनों खड़े रह के, इसका भुजंगासन लेट के, लेकिन वो तिर्यक भुजंगासन मुड़ना पड़ता है आपको। और उसका तो उदराकर्षण, दोनों हाँ दोनों तरफ, वो उदराकर्षण, इन्हें 5 आसन है। जी। अब आपने एक बार 2 गिलास पानी पिया, 5 आसन 8 बार करें। अगर आपको कोई प्रेशर का कॉल होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रेशर का कॉल नहीं होता फिर से 2 गिलास पानी पियो, फिर ये 5 आसन 8 बार करो, फिर 2 गिलास पानी पियो, फिर करो। तो एक समय ऐसा होता है कि किसी को 2 गिलास, किसी को 4 गिलास, किसी को 6 गिलास, किसी को 8 गिलास, किसी को 10 गिलास, किसी को 12 गिलास। मतलब पहली बार आपको जो कॉल आने वाला है, नेचुरल कॉल जो आने वाला है, उसमें आपको 10-12 गिलास के अंदर वो कॉल आएगा। अच्छा। जैसे ही आप गए, पहली बार में हो सकता है आपका जो मल है वो दिखेगा आपको, दूसरी बार में फिर वापस पॉट से होके आए, फिर फ्रेश हुए, फिर 2 गिलास पानी पिया, फिर से वापस ये आवृत्तियाँ चालू करी। तो मैं इस यहाँ पे जी। एक मिनट आपको रोकेंगे कि इतनी जो प्रक्रिया होगी, जी। व्यक्ति अकेले घर पे तो नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाता जी, उसके लिए जैसे कोई सेंटर हो एग्जैक्टली। जहाँ पे समूह के साथ हाँ, समूह में कराया जा रहा हो, वहाँ पर ही वो कर पाएगा। तो हमसे इसके हमसे लिए जो जुड़े हुए जरूरी लोग है। रहते हैं जी। ना, उनको हम व्हाट्सएप हमारे ग्रुप के माध्यम से उनको कर देते हैं, हमारे स्टेटस पे डालते जी। हैं, तो उस समय लोग मतलब हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपको प्रेशर लगा, फिर आप पानी पीते हैं, फिर करते हैं इस क्रिया को। एक समय ऐसा आता है कि जिस तरीके का पानी आप पी रहे हैं, वैसा का वैसा ही पानी आपको बॉडी पे निकलता है। अच्छा, अब दैट इज द साइन ऑफ क्लीनिंग, मतलब आपका पूरे अंदर से धोने की प्रक्रिया हो वो गई, मतलब पूरी सफाई कंप्लीट कंप्लीट हो गई। मतलब जनरली अपन पानी पीते हैं ना, तो जी। पानी क्या होता है, पहले पेट में जाता है, बहुत देर तक पेट में रुका रहता जी। है, फिर थोड़ी देर बाद प्रेशर बनता है तो निकलता है। जी। लेकिन जब आपकी कंटिन्यू प्रक्रिया रहती है, तो इधर आपने पानी पिया और विदिन 3 से 5 मिनट के अंदर आपको जो प्रेशर लगने वाला है, ये प्रक्रिया ऐसी हो गई कि आंतों को पूरी तरह से क्लीन कर दिया। फ्रॉम स्टार्टिंग अप टू लास्ट पॉइंट तक का पूरी तरह से इसको सॉल्व इस कर तरह से दिया। वो जिस उदर को तरीके साफ से करने जैसे, के हाँ, लिए अपन जी। पानी भरते हैं और फिर उसको हिलाते हैं। हिलाते हैं ना, ठीक हिलाते करते हैं, इस तरीके से। इस तरह अब से। मेनली इसके अंदर 2 वाल्व आपके काम आते हैं, है ना। जैसे एक तो आमाशय है, जैसे अपना पूरा जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आपका इसोफेगस है, यहाँ से आपका आमाशय, आमाशय से जैसे ही छोटे आंत में जाता है वहाँ पे एक वॉल्व रहता है। मतलब आपके ये पूरा सिस्टम है ना, ऐसा नहीं कि आपने पानी पिया और नीचे पॉट पे रास्ते निकल जाएगा। बिल्कुल। तो आप जब आसन करते हो, खड़े रह के जो 3 आसन करते हो, उसमें आपका पायलोरी वॉल्व मिल जाता है। और जब आप लेट के जो त्रिदक ताड़ासन करते हो, रुद्राकर्षण करते हो, उसमें आपका इलियोसिकल वॉल्व खुल जाता है। तो ये जो वॉल्व खुलते हैं, ये वॉल्व खुलने के बाद की जो प्रक्रिया होती है, तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कि कौन वाल्व किस जगह आसन खुलेगा, से किस आसन में खुलेगा, इसके लिए। और इसके बाद जो करना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद वाली प्रक्रिया, इसके बाद वाली प्रक्रिया में मैडम थोड़ा तो मैडम करेंगे। जी आप उसके बाद वाली प्रक्रिया बताइए, क्रिया क्योंकि के ये बाद- प्रक्रिया पूरी समझ में आनी चाहिए दर्शकों पहले को। तो योग निद्रा अच्छी कराई जाती है, क्योंकि शरीर पूरी तरह से हाँ, एक थक तरह जाता है, से बहुत पूरी हाँ, साफ हो गई हाँ, आते तो अच्छी योग तो निद्रा थोड़ा कराते हैं, शरीर रिलैक्स हो हाँ, जाता है। है ना। योग जी। निद्रा कराने के बाद जो छिलके बाद बगैर छिलके की जो मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी अच्छा। होती है, वो बनाई जाती है पतली। जी, जी। बहुत सारा उसमें घी डाला जाता है, अच्छा। शुद्ध देसी गाय का घी, हाँ। उसमें खूब वो घी डाल के वो दिया जाता है, अच्छा। उसमें वो खिलाते हैं।
और फिर दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट इसमें लेते नहीं है 1-2 दिन तक, वो अच्छा। मना किया जाता है। मतलब घी मतलब उसके लिए भरपूर एक्चुअली क्या होता है, भरपूर बार मात्रा में बार घी पानी अच्छी। पीने से जो आंतों पे एक लेयर जमा होती है वो लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अब उस आंतों को प्रोटेक्ट भी करना है बिल्कुल ना, क्योंकि आंत क्लीन हुई तो जो उस पर जो कुछ जमा हुआ था, आप डायरेक्टली अगर उसमें कुछ आपने मसाला डाल दिया, तेल वाली चीज़ें डाल दी, तो वो क्या होगा, हाँ, वो तो तकलीफ जलन होगी। होगी। तो और इसके लिए क्या होता है कि आपको खूब सारे, इसीलिए क्या होता है समूह में कराते हैं तो तपेले भर के खिचड़ियाँ बनती है, परोसने वाले लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डालते हैं, फिर घी खूब सारा डालते हैं, तो वो आपको पेट भर के वो खिलाते हैं। आपको मतलब 2 बार, तो सुबह और शाम तो आपको यही करना है। और उसके बाद आने वाले 4-5 दिन आपको जो है डेयरी प्रोडक्ट, यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे मना किया जाता हाँ है। ये मना किया जाता है, दूध मतलब डेयरी से- प्रोडक्ट नहीं लेना। हाँ, पनीर नहीं लेना, दूध नहीं लेना, ज़्यादा गरिष्ठ खाना नहीं खाना। तो उसके बाद जो आपकी आंतें रहेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो रीजनरेट हो गए, मतलब जैसे आपको छोटे बच्चे आपको की आंत रहती है हाँ ना, पुनर्जन्म जैसा आपको वैसी अनुभव होता है। बिल्कुल, मतलब रिफ्रेशमेंट Refresh। बॉडी को हाँ, मिल जाएगा। फिर आपको जो नॉर्मली गैस की जो प्रॉब्लम है, लोगों को जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, जी। इस तरीके की प्रॉब्लम में तो लोगों को इमीडिएट इफेक्ट दिखने लगता है। लेकिन ये हर व्यक्ति को नहीं करा सकते, इसके लिए भी कुछ ना कुछ सावधानियां रहती हैं, किनको कराना है, किनको हाँ, नहीं ये कराना है। मतलब ये सामने जो सेंटर पे सिखाने वाले हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, जिन्हें वो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ इनकी बॉडी कैसा, इसको हाँ, किनको कराना है, किन इसको टॉलरेट कर पाएगी कि नहीं टॉलरेट कर पाएगी। जिन्हें लूज मोशन लग रहे हैं, पहले से इतने पेट साफ हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, उन्हें ये क्रिया नहीं कराई जाती है। जिन महिलाओं के पीरियड्स के टाइम है, उन्हें ये क्रिया के लिए ये मना क्रिया किया नहीं। जाता है। मतलब हम अपने सावधानियां दर्शकों को भी ये रखनी बता देना चाहिए। चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया बताई गई है अभी हमारे योगाचार्य श्री चंद्रशेखर तिवारी जी के द्वारा, और योगाचार्य हमारी मनु तिवारी जी हैं, तो इन्होंने ये बताया है कि इस प्रक्रिया को आप खुद प्रयोग में मत लाइए जब तक कि कोई योग विशेषज्ञ के निर्देशन में ये कार्य नहीं हो रहा है, तब तक वो नुकसान पहुंचा सकता है बॉडी को। और तो- एक बार आपने सीख लिया, जी। जैसे एक बार या 2 बार आपने समूह में सीख लिया, तो इसका एक छोटी प्रैक्टिस होती है, उसको बोलते हैं लघु शंख प्रक्षालन। अच्छा। वो आप डेली घर पे कर सकते हैं। डेली करने के लिए फिर बहुत सिंपल रहता है कि आप 2 गिलास पानी पियो, 3-4 सेट के आसन कर लो, फिर 2 गिलास पानी पियो, ऐसे 6 गिलास तक पानी पीना है। और डेली प्रैक्टिस में अगर आप लघु शंख प्रक्षालन करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। और एक बार जिसका पेट साफ है, तो ये तो आपने खुद भी बताया कि 70-72 बीमारियां जो है हाँ, उसकी जो वो उससे सॉर्ट मुक्त आउट हो हो सकता जाती है। है। 72 बीमारियों से तो ऐसे ही मुक्ति आप दे देंगे जी। यदि वो सही ढंग से कॉन्स्टिपेशन से मुक्त हो गया है। तो ये अच्छा, पिछले सर एपिसोड में षटकर्म के बताते समय आपने ये भी बताया था कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है, वो अपने आप को ये फील कर रहा है कि हम स्वस्थ हैं, जी। और जो मानदंड आपने बताए थे जी। वो उन मानदंडों पर भी वो ठीक है, तो क्या ये सारी क्रियाएं करने की जरूरत है? नहीं, फिर करने की जरूरत नहीं है जी। अगर व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा स्वस्थ व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में। हाँ, आज की मतलब दिनचर्या हाँ, ऐसी है। आज की दिनचर्या ऐसी है कि देखिए, मालूम सबको है कि ये चीज़ अच्छी है, योगा मालूम है सबको अच्छा है, टाइम से सोना, टाइम से जगना सबको मालूम है अच्छा है ना, अच्छा खाना जी। सबको, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, मतलब लोगों को नॉलेज सब कुछ है। प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम Follow नहीं इम्प्लीमेंटेशन follow नहीं हो पाता है। और जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि कोई ना कोई घर में, अगर मान के चले 4 सदस्य, अगर एक व्यक्ति भी बीमार हो गया है तो आपका घर में आप पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इनको सही तरीके से सीखा जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो परिभाषा बताइए स्वास्थ्य की, अगर वैसा व्यक्ति है तो षटकर्मों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और बाकी लोग षटकर्म करें, धीरे धीरे सीखें, उसको अपनाएं, तो फिर नियमित रूप से योगाभ्यास करें, वो स्वस्थ रहे, समाज को स्वस्थ करें, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से जी। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। यही हर व्यक्ति का जो है लक्ष्य होना सर, चाहिए। अभी एक चीज़ और आपने बताया आध्यात्मिक रूप से, जी। तो थोड़ा सा हम इस पर बात कर लें जी। कि वास्तव में योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है शरीर से मुक्त होकर के आत्म तत्व की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो अभी हम ये जो सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, ये तो एक तरह से जैसे हम कोई यात्रा शुरू करते हैं, उसके पहले घर में सामान वगैरह जो पैकअप करते हैं, Exactly. उसकी तैयारी है। जी। तो ये जो तैयारियां हैं, ये किस लेवल की होनी चाहिए जब हमारा ये शरीर आत्मा माने आत्म तत्व से कोएगुलेट हो सकता है, मिल सकता है।
तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि योग दर्शन का उद्देश्य मोक्ष तत्व की प्राप्ति है, तो इसके बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होंगी। एग्जैक्टली। जैसे हम षट कर्म करेंगे तो ये जो जैसे षट कर्म, तो जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि सप्तांग योग था, जी, है ना। योग दर्शन जो है, जो महर्षि पतंजलि ने बताया, वो अष्टांग योग है। अष्टांग। तो अष्टांग योग में मतलब क्या है कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे थे, फिर आप आसन कर रहे थे, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि वाली जो स्टेज है वो मोक्ष की है, तो वहाँ पे मोक्ष है। लेकिन समाधि में बैठना पड़ता है, तो बैठेगा कैसे व्यक्ति? जब बैठ रहा है और सीधे बैठ ही नहीं पा रहा है, तो उसको शरीर से तो स्वस्थ रहना पड़ेगा, विचार कम होना चाहिए। आदमी का दिमाग 10 जगह इधर उधर दौड़ रहा है, आदमी मानसिक रूप से बैठा नहीं, तो वो प्राणायाम उसको मदद करेगा। प्रत्याहार मतलब उसकी इंद्रियां उसके वश में रहेंगी। धारणा मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो अपना फोकस करेगा, तब जाके तो समाधि की ओर पहुंचेगा। तो मतलब क्या है, दीज आर द स्टेप्स। पहली स्टेप चढ़ोगे, फिर दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे। तो ये आध्यात्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, ये नर से नारायण की यात्रा है। मतलब ये जो योग है, सही। तो इस तरीके से जब अपन अचीव करेंगे तो अपन उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये तो दीज आर द प्रिलिमिनरी स्टेज, जहाँ से आप मन को शुद्धि करके आप रेडी हो रहे हो किसी आसन पर बैठने लायक। मतलब अब हम जब ये इन आसनों के द्वारा अपने शरीर की शुद्धि और शरीर को इस योग्य बना लेंगे कि हम आगे की प्रक्रिया को टॉलरेट कर पाएँ, तो हम आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने इसी चीज़ को बताया है, जो अष्टांग योग के द्वारा। तो ये तो हम अष्टांग योग का पहले अंग आसन प्राणायाम तक ही जा पा रहे हैं। तो आसन प्राणायाम का जो उद्देश्य है, यदि मोक्ष तत्व की प्राप्ति, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं। लेकिन जो प्रक्रियाएं हम ये कंप्लीट कर लिए हैं, शायद गीता दर्शन में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम आध्यात्म मार्ग पर चलते हैं, तो जहाँ तक हम अपनी यात्रा कंप्लीट कर लिए हैं, जब नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, तो हम वहीं से उस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत सही बात बोली आप। इसलिए अभी जो भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया था, अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी हम उसी तरह से लेते हैं कि अगर हमने ये षट कर्म क्रियाएं और आसन प्राणायाम स्तर तक पहुंच गए हैं, तो अगली हमारी प्रक्रिया जब भी हम शुरू करेंगे, हमारा शरीर और आत्मा, तो वो आगे की सीढ़ी से ही शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बोली। और इसके लिए जो उन्होंने योग दर्शन बताया है, उसमें उन्होंने 4 बात बताए। तो सबसे पहला बात उन्होंने समाधि बात बताया, फिर साधन बात बताया, फिर उन्होंने विभूति बात बताया, फिर कैवल्य बात बताया। तो मतलब क्या हुआ है कि इस जन्म में जिन लोगों ने कुछ करा था, अच्छे कर्म करे थे, और वो किसी कारण से उस स्टेज तक नहीं पहुंचे और बीच में रह गए, तो अगले जन्म में वो जब आएंगे तो वो समाधि पाद में आएंगे, वहीं से ऊपर। हाँ, तो जो उच्च का साधक है वो समाधि पाद का है, और जो निम्न का साधक है वो पहले साधन पाद। तो साधन पाद में अष्टांग योग है। तो इस तरह से आज हमने अष्टांग योग के बारे में योग विशेषज्ञ श्री चंद्रशेखर तिवारी जी से और योगाचार्य मोनू तिवारी जी से इसके बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त किया है। और षट कर्म के बारे में इन्होंने पूरे एक विश्लेषण के तौर पे पूरी प्रक्रिया को बताया है, और उसमें क्या एहतियात लेने हैं, किस तरह से हम उसमें अपने आप को अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ाएं, वो किसी योग विशेषज्ञ के निर्देशन में करें, खुद किसी प्रक्रिया को तब करें जब हम उस प्रक्रिया को किसी योग विशेषज्ञ के निर्देशन में सीख लिए हों। तो आज इस एपिसोड में हम श्री तिवारी जी को और योगाचार्य मोनू तिवारी जी को इस एपिसोड के लिए और इस जानकारी के लिए आपने जो भी यहाँ पे हम लोगों को बताया है, हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि वो इसका अवश्य ही लाभ उठाएंगे। आप लोगों ने इतना अमूल्य समय निकाल करके अपने व्यस्त समय में से हम लोगों को ये समय दिए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा इन्फॉर्म ह्यूमन मंच आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हरिओम। इन्फॉर्म ह्यूमन,
आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।